डीसी और गुजरात का मुकाबला। गुजरात टॉप पे पहुंच गई थी, मुंबई को हरा के। क्रूशल मैच थी। गुजरात के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, गुजरात की टीम ना टीम टू बीट है इस सीजन, खास करके उनकी गेंदबाजी के लिए। पुख्ता गेंदबाजी यूनिट है उनके पास, और 5 तो पुख्ता गेंदबाज खेलते, छठा भी गेंदबाज ना उनका पुख्ता ही आता है। ऐसा नहीं कि आपको वो 50% वाला गेंदबाज मिलता है, तो इस वजह से उनकी वो ताकत रही है। बल्लेबाजी में ना सबकी बल्लेबाजी नहीं आती, फिर भी अच्छा काम करते। पिछले मैच में क्रूशियल मोमेंट बहुत जीते थे। बहुत सारी चीजें सामने आई थी गुजरात की। पॉजिटिविटी की अगर बात करें, एक तो जो प्लानिंग थी सूर्या के सामने, फील्ड लगाई थी स्क्वेलेक, वो बहुत क्रूशियल था और वहां पे फंसाया था आखिर में। और फिर जिस तरह से साई ने गेंदबाजी करके बढ़िया स्लो वेरिएशन में आउट किया था, वो भी एकदम क्रूशल था। बैटिंग में भी ना, एक तो वो जो साझेदारी थी शुभमन गिल और जॉस बटलर की, वो बहुत क्रूशल थी। उसके बाद सरफेन रदरफोर्ड 4 नंबर आए थे बैटिंग करने, और जैसे ही विल जैक्स आया, उनको एक ओवर में 15 रन मार दिए थे। वो भी एक क्रूशल मूवमेंट था मैच जीतने के लिए। फिर आखिर में लास्ट ओवर में वो छक्का आना दीपक चहर के सामने, दीपक चहर लास्ट ओवर डाल रहे थे, कोहली ने सामने छक्का लगा था, एक और बार क्रूशल मूवमेंट को पकड़ लिया। सो बहुत सारे क्रूशल मूवमेंट को पकड़ के गुजरात एकदम टॉप पे पहुंची थी। अब ये बरकरार रखना होगा। देखिए, एक लौती ऐसी टीम है गुजरात जिसके 3 बल्लेबाज, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, 3 बल्लेबाजों ने 500 से ज्यादा रन बना दिए। सारी बैटिंग की जिम्मेदारी इन तीनों बल्लेबाज पे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। आगे भी और इस मैच में भी वही रहेगा। देखिए, शुभमन गिल को कप्तानी के तौर पे क्यों देख रहे हैं भारतीय टीम के सिलेक्टर? क्योंकि उनकी कप्तानी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव की मैंने बात की कि स्क्वायर लेग किस तरह से लगाया हुआ था, शॉर्ट फाइन लेग भी था, डीप स्क्वायर लेग भी था, और डीप मिड विकेट को डीप स्क्वायर लेग की तरफ रखा हुआ था। तो स्वीप था ना उनका, जो सबसे बड़ा हथियार है, वहां पे फंसाने की कोशिश की थी। शुभमन गिल वहीं खड़े थे, लगभग कैच उनके पास गया। और उसके बाद क्या कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी बाहर की तरफ रखा हुआ था, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर भी कवर की तरफ रखा हुआ था। अलग अलग एंगल को पकड़ रहे। ये कप्तान होने की अच्छी निशानी भी है। और आशुतोष शर्मा के सामने ना बहुत लोगों ने ये बात की थी कि यार साई किशोर को आखिर में क्यों लेके आया, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आशुतोष शर्मा साई किशोर जैसे स्पिनर या स्पिनर के सामने फंसते हैं, तो वो भी उनकी एक सोच थी। बहुत सारी चीजें, जो पॉजिटिविटी है वो उनकी कप्तानी में नजर आ रही है, और साथ ही में बल्ला भी चल रहा है, और ये काम उनको लगातार करना पड़ेगा। और स्पेशली क्रूशियल मोमेंट में, आज की मैच में भी दिल्ली के सामने भी, जरूर दिल्ली नीचे की तरफ है, हर टीम आपको चैलेंज दे सकती है, दिल्ली भी दे सकती है। अपना जो ए गेम अभी तक चल रहा है शुभमन गिल का, वो चलना बड़ा जरूरी है। और आज शुभमन गिल का चैलेंज रहेगा केएल राहुल के सामने क्या प्लानिंग करते हैं, ये बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि केएल राहुल दिल्ली का मेन प्लेयर है। वहां पे उनकी कप्तानी के ऊपर मेरी नजर रहेगी। जॉस बटलर अपना 10वां आईपीएल सीजन खेल रहा है। ये फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है ना, इसका सबसे बेहतरीन सीजन जा रहा है। 500 रन तो बना दिए हैं, और उसमें भी 71 का औसत, जो सबसे बेहतरीन औसत है इनके आईपीएल करियर में एक सीजन में। 163 का स्ट्राइक रेट, वो भी सबसे बेहतरीन है स्ट्राइक रेट एक सीजन में। सो ओवरऑल इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। और अगर पिछले 5 मैचेस में देखें ना, तो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, उसमें से 3 बार आपको अर्शदीप की पारी देखने को मिली है, और 3 बार कम से कम नाबाद आए हैं अपनी टीम के लिए। तो नंबर 3 पे खेल के ना गेम को फिनिश करने की काबिलियत लेके आ रहा है। सबसे बड़ी बात जॉस बटलर की क्या लगती है कि देखिए, अगर जल्दी बैटिंग कर लेते पावर प्ले में, तो थोड़ा सा वक्त लेते और फिर अटैक करते गेंदबाज के हिसाब से। लेकिन अगर पावर प्ले के बाद बैटिंग आती है, जो आई है केकेआर के सामने हमने देखा था, 10-11 ओवर में बैटिंग करने आए थे और फटाफट बैटिंग कर रहे थे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। सो गेम को अच्छे से बदलना, ये भी इनकी खासियत है, और जो बहुत बेनिफिट दे रही है गुजरात टाइटंस को। मुस्तफिजुर रहमान को लेके आए हैं एज ए रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल्स। वो एक अच्छा मैचअप हो सकते हैं जॉस बटलर के सामने, क्योंकि उनका स्लोअर वन है ना, एक पेस से गेंदबाजी करते नहीं, और बटलर को ना लगभग एक पेस पसंद है। तो फिर ये अच्छा मैचअप हो सकता है। दिल्ली उनके सामने ना ये प्लान कर सकती है। साई सुदर्शन सेकंड सक्सेसिव ईयर है जहां पे 500 से ज्यादा रन बनाए। इस साल भी 509 रन बना दिए, और अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर, और इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे कि भारतीय सिलेक्टर इनको सोच रहे कि इंग्लैंड लेके जाए, और लेके जाना भी चाहिए। अच्छी टेक्निक के साथ बल्लेबाजी करे, फर्स्ट क्लास का भी रिकॉर्ड इनका अच्छा है। लेकिन पिछले मैच में मिस आउट करके, जो बहुत रेयर था, ये सिंगल डिजिट वाले स्कोर में जल्दी आउट होते नहीं है, लेकिन हो गए थे। अब वो रिबूट करके आ जाएंगे, थोड़ा ब्रेक भी मिला होगा, एक और बार उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। साई किशोर के ऊपर भी, जिस तरह से वो गेंदबाजी करे, जिस तरह से कम स्पीड, ज्यादा स्पीड को वेरी कर रहे हैं, हाइट अच्छी है उनकी, बाउंस उनको मिलता है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करे, और फिंगर स्पिन मतलब कैरम बॉल का भी इस्तेमाल करते, तो उन पे भी नजर रहेगी। तो ये दोनों साई बड़े इंपॉर्टेंट है गुजरात टाइटंस के लिए। साथ ही में प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं,
केएल राहुल के सामने ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उनका मैचअप, क्योंकि पिछले मैच में जब आमना सामना हुआ तो अहमदाबाद में यॉर्कर पे आउट किया था। क्या प्लान करके आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा इनके सामने? दोनों ही कर्नाटका के खिलाड़ी हैं, ये जरूर देखना होगा। ये मैचअप कमाल का रहेगा। लेकिन अच्छी बात है गुजरात के लिए एक और कि राशिद खान का फॉर्म नजर आया पिछले मैच में मुंबई के सामने उस पिच पे जहां पे हल्की सी गेंद ग्रिप कर रही थी। 4 ओवर में 21 रन, 1 विकेट भी निकाली और उन्होंने खुद ने कहा कि मैं अब 70-80% अपनी बेहतरीन गेंदबाजी करने के करीब आ चुका हूं। और उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में बात की थी कि 3-4 महीना जब आप क्रिकेट नहीं खेलते, इंजर्ड होते हो, सर्जरी आपकी होती है, आपको उतनी फिटनेस होती नहीं है, उतना आसान है नहीं वो टप्पे को पकड़ना। और टप्पे की ही बात की थी पिछले मैच में जब इंटरव्यू में बात कर रहे थे राशिद खान कि मेरा टप्पा ना जिस तरह से मैं चाह रहा हूं कि अगर वहां पे गिर जाए तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। खैर वो ढूंढने में, वो स्पीड जो जिप है वो आने में, वो कंट्रोल आने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राशिद खान भी फॉर्म में आ चुके हैं। गुजरात को अभी फिलहाल तो कोई अनअवेलेबिलिटी की समस्या है नहीं, बाद में होने वाली है। जॉस बटलर जाने वाले हैं। अभी सबसे पहले साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये 3 स्तंभ अभी भी वही रहेंगे। उसके बाद शफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान। अब थोड़ी जो बैटिंग है ना हल्की सी आपको कम नजर आती है, नंबर 7 तक होती है। फिर उसके बाद गेंदबाजी इनकी बड़ी पुख्ता होती है। साई किशोर, ईशांत शर्मा या अरशद खान, दोनों में से एक, और खगीसो रबाड़ा या कोत्सिया, दोनों में से एक। क्योंकि देखिए कोत्सिया ने जो बैटिंग की ना, क्या आप उन्हें बाहर बिठाना चाहेंगे? क्या आप उनके साथ परसिस्ट करना नहीं चाहेंगे? क्योंकि रबाड़ा फिर वापस चले जाएंगे ना। रबाड़ा अगर वापस गए तो फिर आपको वो गेंदबाज रेगुलर रिदम में चाहिए, तो ये डिसीजन एक लेना होगा। मैं तो कोत्सिया के साथ जाऊंगा। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 होनी चाहिए। आप लोग बताइए गुजरात को क्या करना है। दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लग रहा है ना थोड़ा लक भी उनका साथ दे रहा है। देखिए पंजाब के सामने जो पिछला मुकाबला जो रद्द हो गया ना, वहां पे भी बहुत पीछे थे, बहुत ज्यादा गेम के पीछे थे। वो ऐसा लग रहा था पंजाब ना 240 के आसपास का स्कोर अर्जित कर देगी। अब वहां से वो गेम अबेंडन हो गया। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे बारिश हो गई थी हैदराबाद के सामने। आप अगर 133-34 कुछ बनाते हो, वहां पे अगर आप नो रिजल्ट के साथ एक अंक के साथ जाते हो ना, जहां पे आपको एक अंक भी ना मिलता, तो फिर आपके लिए वो प्लस हो जाता है। और हमने पहले ये भी देखा कि सुपर ओवर में जहां पे 9 रन सामने वाली टीम को बनाने होते ना, तो 9 रन बना देते, लेकिन वो सुपर ओवर में जाता, फिर वो मैच जीत जाते। तो थोड़ा लक इनका साथ दे रहा है अभी भी। इसी वजह से प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। 11 मैचेस में 13 अंक पे है, और अगर अगले 3 में से 2 मैच जीते 17 पे पहुंचते क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसी वजह से ये मैच गुजरात के सामने जीतना बड़ा जरूरी है। दिक्कत क्या है? मिचेल स्टार्क नहीं है। बहुत बड़ा पहलू है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर मिचेल स्टार्क होते, क्रूशियल फेज में गेंदबाजी करते, खास करके आखिरी के फेज में, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते। और वानखेड़े में उनकी सर्विस ना मिलना, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा जब दिल्ली जाएगी मुंबई के सामने वानखेड़े में खेलने के लिए। लेकिन ये मैच में बड़ा जरूरी है कि उनका जो रिप्लेसमेंट है मुस्तफिजुर, वो किस तरह से जल्दी से एडजस्टमेंट करे। ये प्लेइंग 12 में ये बड़ा जरूरी होगा दिल्ली के लिए। डीसी को बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए डीसी ने ना करुण नायर को ओपन करा दिया पिछले मैच में। वो आउट भी हो गए, और उसके बाद अभिषेक पोरेल जो अच्छे से बैटिंग कर रहे थे, ओपन करते उन्हें नंबर 3 पे भेज दिया। भाई उन्हीं को ओपन कराइए ना, करुण नायर को नंबर 3 पे भेजिए। और करुण नायर की भी जिम्मेदारी है। एक ही मैच में अच्छी पारी आई, उसके बाद वो फॉर्म देखने को मिला नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी को सीज करना करुण नायर को बड़ा जरूरी है, जो अभी तक कंसिस्टेंटली देखने को मिला नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली को नुकसान भी हुआ, क्योंकि अगर आप नंबर 3 बैटिंग कर रहे हो और कंसिस्टेंट रन नहीं बना रहे हो, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। अब बात क्या चल रही है कि क्या केएल राहुल को ओपन कराएं? आइडियली तो यस, आपको नंबर 1, 2, 3 में ही केएल राहुल को खेलना चाहिए। पर क्योंकि इस बैटिंग यूनिट में ना मिडिल ओवर्स में बड़ा जरूरी है केएल राहुल का रोल, तो अभी फिलहाल ये स्टेज पे जाके मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि केएल राहुल ऊपर बैटिंग करे। बीच में ही बैटिंग करे और गेम को अच्छे से चलाए, क्योंकि सामने ना बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने वाले। राशिद खान का चैलेंज आएगा, साई किशोर का चैलेंज आएगा, और प्रसिद्ध कृष्णा भी बीच में आ सकते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको एक पुख्ता टेक्निक चाहिए, जो केएल राहुल के पास है। इसी वजह से ना मुझे लगता है कि केएल राहुल को बीच में बैटिंग करना अभी फिलहाल जरूरी है। देखिए पिछले मैच में ना जीटी और दिल्ली जब आमने सामने मिले थे, अहमदाबाद में वो मुकाबला था, पहली बार ऐसा हुआ था कि गुजरात ने ना 200 का आंकड़ा पार किया था, चेस किया था। बटलर नॉट आउट थे, तेवतिया नॉट आउट थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली 200 का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई थी। इस बार क्या दिल्ली अच्छे से काम कर पाएगी? मुझे ये लगता है कि मुस्तफिर जो आ रहे हैं ना एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, अगर उन्होंने अच्छे से एडजस्टमेंट किया ना इस टीम में, जल्दी से आके अच्छा अपना फॉर्म दिखाया, तो फिर उनका काम अच्छा होगा। और शुरुआत में ना ओपनिंग जोड़ी अच्छी चलती गई, वहां से रन मिले रेगुलर, तो फिर दिल्ली का काम होगा, वरना दिल्ली दुरुस्त नहीं होगी।
डीसी का मुझे एक बात समझ नहीं आया, आशुतोष शर्मा को ना पहले बैटिंग करते हुए प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रखा था हैदराबाद के सामने। आप अगर इतनी ज्यादा बोलिंग हेवी टीम जाओगे ना और बैटिंग आपकी काम नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। और आशुतोष शर्मा ने तो एलएसजी के सामने मैच भी जीता है और हैदराबाद के सामने भी अगर उनकी पारी अच्छी नहीं होती तो फिर 100 का आंकड़ा भी पार नहीं होता। इनको आप प्लेइंग 11 में पहले बैटिंग करते हुए तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि ये अच्छी पारी खेल सकता है, खास करके फास्ट बॉलिंग के सामने इसके पास वो काबिलियत है जो बड़े बड़े शॉट लगा सकता है। देखिए बॉलिंग ने ना थोड़ा अपना स्टिंग लूज किया है दिल्ली कैपिटल्स का। मिचेल स्टार्क के जाने से और भी ज्यादा नुकसान होगा, खास करके आखिरी के फेज में। वहीं पे कुलदीप यादव जिस तरह से पहले 5 मैचेस में परफॉर्मेंस था, लगातार विकेट चटका रहे थे, इकोनॉमी भी 6 के करीब था। आखिरी के 5 मैच में ना वो 7 का इकोनॉमी हो गया है, 2 ही विकेट मिली है। अब वो दिक्कत का सामना तो है ना, उन्हें वापस जल्दी से अपने लय में आना पड़ेगा। आने वाले फेज में ना बड़े क्रूशियल हो जाएंगे। थोड़ी ये पिचेस में अगर थोड़ी ग्रिप भी है ना तो फिर कुलदीप यादव को उसका फायदा उठाना पड़ेगा। और दूसरा दिल्ली के लिए ना सबसे बड़ी समस्या है पावर प्ले। पावर प्ले में अगर आप देखेंगे ना तो दिल्ली एक लौती ऐसी टीम है जिसके फास्ट बॉलर्स ने पावर प्ले में सिर्फ अभी तक 7 विकेटें निकाली है और 65 का औसत है। इकोनॉमी के मामले में ना बहुत ऊपर है। इस लिहाज से ना सबसे पहले आप सॉर्ट आउट करो नई गेंद की गेंदबाजी। देखिए अक्षर पटेल जब आते हैं तो फर्क पड़ जाता है, वो आंकड़ों में 2 बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आउट भी कर जाते, लेकिन वो नई गेंद की जिम्मेदारी कौन निकालेगा। मिचेल स्टार्क जब खेलते थे तो भी वो नई गेंद के साथ बड़े महंगे होते थे। क्या मुकेश कुमार अपनी ले को लेके आ सकते हैं नई गेंद के साथ? मैं ये देखना चाहूंगा। अगर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की तो फिर इनके स्पिनर के पास वो काबिलियत है ना, वो किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। यहां तक कि गुजरात का जो मिडिल ऑर्डर है ना, जो ज्यादा एक्सपोज नहीं है, उसके सामने बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी हो सकती है अक्षर की, कुलदीप की, और साथ में विपराज निगम भी बहुत अच्छे से दाव चला सकते हैं। नई गेंद की गेंदबाजी फास्ट बॉलर की तरफ से अच्छी आई, काम आसान हो जाएगा दिल्ली का। अच्छी बात यह है कि ट्रिस्टन स्टब्स अवेलेबल है लीग खत्म होने तक दिल्ली के लिए, जो बड़े क्रूशियल फेज की बात है वो। अच्छा अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 12 की। फाफ डुप्लेसी, अभिषेक पुरल को आप ओपन कराइए। नंबर 3 पे करुण नायर, नंबर 4 पे केएल राहुल, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब उसके बाद आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। आपके पास ये अच्छे टॉप 8 हो चुके हैं। उसके बाद कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर को आप सीधा खिलाइए आते ही, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बहुत अच्छा वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करे, अच्छी अगर फिटनेस के साथ आए तो जरूर उन्हें खिलाइए। और टी नटराजन, आखिरी का एक नाम आपके पास आ जाता है वो दुष्मंता चमीरा। क्या आपको लगता है दुष्मंता चमीरा नई गेंद के बेहतर गेंदबाज है मुकेश कुमार से? तो फिर आप चमीरा को खिलाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नई गेंद से ज्यादा हरकत कर रहे हैं मुकेश कुमार, तो फिर मुकेश कुमार को खिलाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पावर प्ले की गेंदबाजी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं मुकेश कुमार के साथ जाऊंगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है प्लेइंग 12 के बारे में। मैचअप पे आते सीधा। देखिए केएल राहुल के सामने ना बड़ा जरूरी है कि राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा का मैचअप लगातार चलता रहे, क्योंकि दोनों ने ही 3 बार आउट किया है केएल राहुल को और दोनों ही क्वालिटी गेंदबाज है। प्रसिद्ध कृष्णा बाउंस का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे स्पिन में अब वो फॉर्म दिखाए राशिद खान का, तो फिर केएल राहुल की विकेट बड़ी क्रूशियल है जीटी के लिए। दिल्ली की तरफ से मैं देखना चाहूंगा कि मुस्तफिजुर रहमान जॉस बटलर के सामने आए और अपने वेरिएशन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करें। एक पेस से उनको गेंदबाजी ना करें, उनकी ताकत है वेरिएशन। मिड विकेट का फील्डर जो मैं हमेशा बात करता हूं वो रखे थोड़ा सामने की तरफ, और एक कैचिंग भी ऑफ साइड पे आप रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा जब पुश करते हैं अर्ली ऑन, गेंद वहां पे हवा में जा सके। तो एक मैचअप इनका। और साथ ही में ना अक्षर पटेल भी जॉस बटलर के सामने गेंदबाजी कर सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं। और एक और मैचअप है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, भले ही अंडररेटेड हो, साई किशोर बनाम आशुतोष शर्मा। 2 बार आउट किया है 9 गेंदों में साई किशोर ने आशुतोष शर्मा को। स्पिन के सामने थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक ओवर में देखना चाहूंगा आशुतोष शर्मा के सामने ना साई किशोर की भी रखी जाए और राशिद खान की भी रखी जाए। दिल्ली के लिए ना 3 चीजें बड़ी जरूरी है। अच्छी शुरुआत करना पावर प्ले में, गेंदबाजी बल्लेबाजी में, और साथ ही में जो नया गेंदबाज आ रहा है मुस्तफिजुर रहमान, वो अपनी 4 ओवर कैसी डालता है, और कुलदीप यादव की गेंदबाजी में वो वापस दमखम देखने को मिल सकता है या नहीं। अगर ये हुआ तो फिर दिल्ली दुरुस्त होगी, वरना गुजरात ये गेम मार जाएगी। मुझे लग रहा है कि 51 दिल्ली, 49 गुजरात। सिर्फ हंच के लिए मैं जा रहा हूँ। क्रिकेट में और टेक्निक की अगर बात करें, टीम की बात करें, तो गुजरात आगे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली शायद वापसी कर सकती है।